बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम 7th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्स का मतलब होता है बेटे बिखरना, या इसको इंतशार भी कह सकते हैं, मुंतशिर होना भी कह सकते हैं, यानी तकसीम होना भी कह सकते हैं, बिखरना भी कह सकते हैं। तो डिस्पर्स का मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने ये वर्ड शायद पहले कभी सुना हो कि बीज जो है वो किसान बखेरता है, वो डिस्पर्स करता है अपनी फसल में, या खाद वगैरह जो होती है वो डिस्पर्स करता है। तो वहीं से मतलब आप ये वर्ड याद रख सकते हैं कि किसी चीज़ का बिखरना जो है वो डिस्पर्जन कहलाता है। तो अब डिस्पर्जन किस चीज़ की है यहाँ पे वो भी हमें स्पेसिफाई करके बता दिया गया है कि डिस्पर्जन है लाइट की। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ना है। डिस्पर्जन, सॉरी मैं अगर इसको डिस्पर्शन पढ़ गया हूँ तो माजरत उसके लिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रोशनी का इंतशार या रोशनी का बिखरना। रोशनी कैसे बिखरती है इस बारे में ये सारे का सारा चैप्टर है। शुरू यहाँ से किया जा रहा है, जो बातें थोड़ी सी माजी की हैं कि वी हैव लर्नड अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट इन क्लास 6। In this chapter we shall discuss some more properties of light. You may have seen some of these scenes around you. बहरहाल इस सारी बातों में अभी तक उसने यही कहा है कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लाइट की, और अभी आप अपने इर्द गिर्द भी कुछ सीन्स ऐसे देखते होंगे जिसमें आपको लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। जैसा अब वो बता रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइट की आप ऑब्ज़र्व करते होंगे। जैसा कहता है कि the shallow bottom of a water tub which is actually deep। shallow bottom of water tub का मतलब ये है कि एक टब है जो असल में तो गहरा है, लेकिन वो इतना गहरा लगता नहीं है। वो लगता है कि शैलो है, वो इतना ज़्यादा गहरा लग नहीं रहा होता, लेकिन असल में वो गहरा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब कभी आप किसी तालाब पे जाएं, स्विमिंग पूल वगैरह पे जाएं, तो वहाँ पे अगर वो पानी बहुत साफ़ है तो आपको लगेगा कि भाई ये इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। बेशक वो 8-10 फुट भी हो, लेकिन आपको लगेगा ये तो 4-5 फुट गहरा है। ठीक है। तो इसके बाद अ पुडल ऑफ वाटर, पानी का एक खड्डा, जैसे सड़कों के खड्डे बने होते हैं। पुडल ऑफ वाटर ऑन द रोड ऑन अ हॉट सनी डे। एक गर्म जो है वो धूप वाले दिन जो है वो जो खड्डा है उसको आपने देखा होगा ये। ठीक है, यानी पानी से भरा हुआ जो वो खड्डा होगा उसको देखा होगा आपने। अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। बारिश के बाद आपने बड़ी खूबसूरत सी रेनबो को देखा होगा, कौसे कज़ा कहते हैं उसको, वो देखी होगी। डिफरेंट कलर्स इन एनी ऑयली फिल्म। किसी भी पानी के सरफेस पे अगर ऑयल वगैरह गिरा हो तो उस पर आपको वो मुख्तलिफ रंगों की एक लेयर नज़र आ रही होती है। ठीक है, असल में वो ऑयल होता है लेकिन वो मुख्तलिफ रंगों में बढ़ जाती है। वो लग ऐसे रहा होता है कि इसमें बड़े कलर हैं ये। ठीक है। ऑल दिस फिनोमिना, ये सारे के सारे जितने भी फिनोमिना हैं, आर द रिजल्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये रोशनी की एक खसूसियत है जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा होता है, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये वर्ड याद रखना है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है, इस बारे में हमें बताया ये जा रहा है कि वी नो दैट लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। रोशनी को सफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मटेरियल मीडियम की। मटेरियल मीडियम का मतलब कि जैसे ठोस है, माए है या गैस है, इनमें से किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती लाइट को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। मुख्तलिफ जो मीडियम्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ स्पीड से रोशनी जो है उसकी रफ्तार होती है। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट थ्रू द वैक्यूम। सबसे ज़्यादा जो रफ्तार होती है रोशनी की वो वैक्यूम में होती है। ठीक है, खला में होती है। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर। जब रोशनी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से रोशनी आसानी से गुजर जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो जब रोशनी जो है वो किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में दाखिल होती है या जाती है, इट चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। अब दो चीज़ें तब्दील होती हैं जब भी रोशनी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में दाखिल होगी या उसमें से गुजरेगी, जाएगी। एक तो उसकी स्पीड चेंज होगी, दूसरा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन का मतलब कि उसका एंगल चेंज होगा, उसकी समत चेंज हो जाएगी। उसको कहते हैं बेंड होना भी कहते हैं, कि रोशनी जो है वो बेंड हो जाएगी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस बेंडिंग को क्या कहते हैं, रोशनी के मुड़ जाने को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं।
अभी तक सिर्फ उन्होंने ये बात हमें समझाई है, यहाँ समझाने की कोशिश की है कि जब भी रोशनी किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझना है कि ऐसा मीडियम जिसमें से रोशनी गुजर सके आसानी से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे वही बात दोबारा ये वर्ड इस्तेमाल किया रहता है कि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि जब भी रोशनी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में दाखिल होती है, उसमें जाती है, तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, दैट डेविएट फ्रॉम इट्स फर्स्ट डायरेक्शन। फर्स्ट एंगल, डेविएट का मतलब या चेंज कह लें, या इट चेंज और इट बेंड्स, ठीक है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और यही बेंडिंग, यही मुड़ना, ठीक है, यही रास्ता तब्दील करना रोशनी का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसकी एक मिसाल हमें बताई भी गई है, नीचे जो ये पिक्चर बनाई, फिगर बनाई है, तो उसमें मैं मजीद आप लोगों को इस बात की वजाहत कर दूंगा। यहाँ पे भी वही मिसाल तो बनती है जो उन्होंने नीचे दे दी है। बट व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, परपेंडिकुलर जब भी बात की जाएगी बेटे तो इसका मतलब बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पे। 90 के एंगल मतलब ये होता है कि जैसे हम खड़े हो जाए ना, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल इरेक्ट खड़े हो जाएं सीधे, तो हमें हमारी बॉडी में कोई बेंड ना हो, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलरली हम खड़े होते हैं टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन जब चेंज नहीं होगी, ये एक कंडीशन भी है कि जब डायरेक्शन उस वक्त चेंज नहीं होगी जब रोशनी 90 के एंगल पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी। इसके अलावा कोई भी एंगल होगा, कोई भी जाविया होगा, तो वो डेफिनेटली बैंड होगी या डेविएट होगी। जैसे अब नीचे हमें दिखाया ये जा रहा है यहाँ पे, इससे ऊपर भी एक राइट साइड पे एग्जाम्पल फिगर दी हुई है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो एग्जाम्पल क्या है। द पेंसिल इन द ग्लास ऑफ वाटर लुक्स एज इट हैज़ बीन ब्रोकन एट द वाटर लाइन, यानी वाटर लाइन का मतलब ये पानी की जो सतह है यहाँ से ये टूटी हुई है पेंसिल, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा है कि रोशनी की स्पीड पानी में और है और ऊपर जो हवा है उसमें और है, उस वजह से हमें ये फ़र्क महसूस होता है पेंसिल के जो इमेज का। यहाँ एक और मिसाल दी है कि अ लाइट बीम, एक रोशनी की जो बीम है या रे है वो बेंड करती है एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हवा से शीशे में जब वो जाती है तो बेंड होती है, एंड ऑल्सो फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, जब वो ग्लास से हवा में जाती है या हवा से ग्लास में दाखिल होती है तो वो बेंड होती है। अब यहाँ पे एक दिखाया है हमें कि ये एक जाविये पे इस शीशे के अंदर दाखिल हो रही है, ठीक है। जूँ ही ये शीशे के अंदर दाखिल हुई तो ये नीचे को झुकी है, नीचे को झुकने के बाद ये बिल्कुल सीधी आती रही जब तक शीशे के अंदर रही, और जब फिर ये शीशे से बाहर निकली तो फिर ये उसी जाविये पे मुड़ गई जिस जाविये से ये दाखिल हुई थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे बताया है कि इस रे को जो इस शीशे से टकरा रही थी, टकराने से पहले उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट कहते हैं कि जो टकराने से पहले की जो रे थी वो, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्टेड रे, मैं वर्ड को रिफ्रैक्टेड रे है ये, ठीक है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पे आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे आर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका, ठीक हो गया जी। इसके बाद है इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें खास अहम बातें क्या हैं इस सारी ये जो फिगर है इसके लिहाज से। कहता है वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स के जरिए भी हम ये जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर समझ सकते हैं। वो ये है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, जैसे ये आई है या यहाँ वर्ड इंसिडेंट रे यूज़ किया गया है तो इसका मतलब क्या है। द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स इन वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम, यानी जो एक मीडियम में सफ़र कर रही होती है और दूसरे मीडियम पे फॉल करती है, दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे आई से शो किया गया यहाँ पे, ये जो रे है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। फिर है रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम को हम यहाँ पे ग्लास कह रहे हैं, पहला मीडियम एयर था और दूसरा मीडियम ग्लास है।
अब ग्लास के अंदर जो ही ये इंसिडेंट रे दाखिल होगी ये डेविएट हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। बेंड होने पे जो इसका एंगल बनेगा वो एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा और वो रे रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, क्योंकि उसने अपना जाविया चेंज कर लिया, एंगल तब्दील कर लिया उसने। नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर को, 90 के एंगल को नॉर्मल भी कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स। जहां इंसिडेंट रे फॉल करती है, टकराती है, वहां पर एक तसव्वुराती लकीर होती है जो असल में मौजूद नहीं होती, हम जस्ट अपने कॉन्सेप्ट के लिए बनाते हैं, समझने के लिए बनाते हैं। वो ये वाली ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये एक जस्ट तसव्वुराती है, तखय्युलाती है, हकीकत में ये नहीं होती। हकीकत में सिर्फ ये डार्क रे होती है जो आप फर्ज करें कि लेज़र लाइट जो है, इससे भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है परफॉर्म के, उसको आप अगर शीशे में से गुजारेंगे तब भी यही वाला मामला आपको दिखने को मिलेगा। शीशे की मोटाई ज़्यादा होगी, ख़ास तौर पे लैब्स में जो प्रिज्म्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको लेज़र लाइट वगैरह से भी परफॉर्म किया जाता है, उससे ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाती है। हो भी सकती है आप लोग भी इसको खुद परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपके पास ये शीशे का ये वाला टुकड़ा होगा तो डेफिनेटली आप खुद से परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, अब इसके बाद नॉर्मल के बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यानी वो सीधी लाइन जो इमेजिनरी लाइन है, एंड द इंसिडेंट रे। ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ मज़ीद बड़ा करके आपको दिखाने की। ये जो लाइन है डॉटेड, यहाँ से अगर हम इसको रेज करें ये लाइन को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो नॉर्मल है, इसको नॉर्मल कहा गया है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे बनाई गई, ड्रॉ की गई है। इस लाइन के और इस रे के दरमियान में जो एंगल है, ये वाला जो जाविया बन रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने बताया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ, ये देखें, ये नॉर्मल और ये एंगल किस चीज़ के दरमियान? रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे दाखिल होने के बाद इस मीडियम में, यानी ग्लास में दाखिल होने के बाद जो बेंड हो रही है, इस रे और ये जो नॉर्मल है, इसके दरमियान में जो एंगल है, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, या रिफ्रैक्टेड एंगल भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेहतर है इसको कहना। तो इसको आर से शो किया जाता है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बताया गया है कि एक एक्टिविटी है जिससे हमें एक बात समझाने की कोशिश की गई है, मज़ीद इस बात को मज़ीद क्लियर किया गया है कि इसके लिए प्लेट चाहिए, वाटर चाहिए और कोइन चाहिए, यानी सिक्का चाहिए। ठीक है, ये जो उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको जो है वो ये पेंसिल वाला भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने आपको दिखाया कि पेंसिल की जो है वो हमें लगता है कि ये यहाँ से टूटी हुई है, लेकिन असल में ये रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लग रहा है। इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए उन्होंने कहा कि एक आप अभी अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्का आपके पास मौजूद होगा, आपने एक सिक्का लेना है, एक प्लेट लेनी है और पानी चाहिए होगा उस प्लेट में डालने के लिए। तो सबसे पहला काम ये करना है आपने कि टेक अ शॉट ओपेक प्लेट एंड प्लेस अ कॉइन एट इट्स बॉटम। ओपेक का मतलब होता है जिसमें से रोशनी ना गुजर सके। ठीक है, तो एक ऐसी प्लेट लेनी जिसमें से रोशनी ना गुजर सके, यानी वो शीशे की प्लेट नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की प्लेट ले लें आप, डीप प्लेट जिसमें खाना वगैरह भी डाला, यानी सालन वगैरह डाला जाता है, वो वाली प्लेट ले सकते हैं। पोजीशन योरसेल्फ इन सच अ वे दैट द कॉइन इज जस्ट नॉट विजिबल टू यू। ऐसी जगह पे अपने आप को खड़ा करना है जहां पर आपको ये सिक्का नजर ना आए, यानी साइड से सर टेढ़ा होके। आस्क योर पार्टनर टू पोर वाटर इनटू द प्लेट। एक और दूसरा हेल्पर अपने साथ रखें, उसको कहें, अपने बहन भाई को कहें, अपने किसी दोस्त को कहें कि वो पानी डाले, वो पोर करे पानी को, अंटिल यू कैन सी द कॉइन क्लियरली, यहां तक कि आपको सिक्का जो है वो वाज़े तौर पे नजर आना शुरू हो जाएगा। व्हाट हैपन्स, कि हुआ क्या, होता क्या है? कहता व्हेन द कॉइन इज नॉट विजिबल टू यू, जब आपको सिक्का नजर नहीं आ रहा होता, द रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द कॉइन इन अ स्ट्रेट लाइन आर नॉट एबल टू एंटर योर आईज। यानी जो वो रेज जो सिक्के से सीधी आपकी आंखों तक आनी होती हैं वो डायरेक्टली आ नहीं पाती। द रेज आर ब्लॉक्ड बाय द एज ऑफ द प्लेट्स। अब वो जो रेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्लेट के किनारों से टकराती हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे जिसका कॉन्सेप्ट हो आने वाले वक्त में आप लोगों को मिलेगा कि वो रिफ्लेक्ट हो, वो मुड़ जाती वहीं से,
किनारों से टकराती हैं, किनारों से टकराने की वजह से वो आप तक पहुंच नहीं सकती। जैसे मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि एक जो है वो पानी का पाइप है, पानी के पाइप के सामने हमने एक कोई हर्डल रख दी, वो पानी आगे तो नहीं जाएगा जब तक वो हर्डल नहीं रुकेगी, ठीक है ना। ऐसे ही इस ये जो रेज होती हैं कोइन को टकराने के बाद उसके सामने वो किनारा आ जाता है प्लेट का, जिस वजह से वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। फिर क्या होता है, एज सुन एज वाटर इज पोर्ड इन द प्लेट, जैसे ही पानी डाला जाता है द चेंज ऑफ मीडियम ऑकर्स, मीडियम की तब्दीली वाकया रूनुमा हो जाती है। नाउ लाइट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वाटर इन टू एयर, अब लाइट ने क्या करना होता है कि वाटर में से एयर में ट्रैवल करना होता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट बेंड्स एंड इंटर योर आइज, अब क्योंकि पानी में से उसने हवा में आना, मीडियम चेंज हो जाता है, चेंज होने की वजह से उसका एंगल भी चेंज हो रहेगा। द कॉइन इज नाउ विजिबल टू यू ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो उसी रिफ्रैक्शन की वजह से, चेंज ऑफ मीडियम की वजह से हमें वो जो कॉइन है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। यहाँ तक जो भी बात आप लोगों को कन्वे की गई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो किसी बेटे को या बेटी को या किसी भी व्यूअर को, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।